Assalamu alaikum students. My name is Dr. Samiullah. I am a biology lecturer in Superior Group of Colleges. तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को और उनकी फंक्शन को, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को हम डिटेल स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की न्यूट्रिशन है इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि अगर आप अपनी फूड को लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में इनटेक करें और फिर वो फूड आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो जाए और फिर वहाँ से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और फिर आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए, तो इस सारे प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम दिया जाता है। इस न्यूट्रिशन में सबसे मेन जो चीज़ है वो फूड की डाइजेशन है, जिसमें आप कम्प्लेक्स फूड खाएंगे तो वो आपके सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बच्चा ये फूड खा रहा है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। हम जब डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की डाइजेशन शामिल है। एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन है और दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन से ये मुराद है कि अगर आपकी फूड आपकी सेल्स के अंदर जाकर डाइजेस्ट हो तो वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। लेकिन ये डाइजेशन जनरली हमारी बॉडी में नहीं है। ये कुछ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, फॉर एग्जांपल अमीबा की जो डाइजेशन है वो सारी उसके सेल के अंदर होगी। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये इस टाइप की डाइजेशन है जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स, यानी कि स्पेसिफिकली आपके इंटेस्टाइन के या डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स, ये एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे आपकी फूड के ऊपर और वो फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी में पड़ी होगी। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उस डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी में पड़ी हुई जो फूड है ये उसको डाइजेस्ट करेंगे और इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। और ये डाइजेशन हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। तो ये टाइप्स ऑफ डाइजेशन में इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये दो कैटेगरीज शामिल है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन और डाइजेशन इन मैन। अब ये समझने के लिए कि आपकी बॉडी में डाइजेशन किस तरह से होती है, फूड किस तरह से हज़म होती है, उसके लिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी यानी कि उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे माउथ से शुरू हो जाता है और ये हमारी एनस तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्यूब है जो क्वाइल्ड है और हर इस ट्यूब में जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें पहला जो पोर्शन आएगा वो एलिमेंट्री केनाल है और बच्चों एलिमेंट्री केनाल को हम कॉमनली गट का नाम भी देते हैं। और ये एलिमेंट्री केनाल और गट ये वो जगह है जहाँ जो मेन जगह है जहाँ से आपकी फूड लाजमी पास करती है। अब जैसे देख सकते हैं कि एलिमेंट्री केनाल के टोटल 5 सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 ओरल कैविटी, जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं और जिसको कॉमनली आप माउथ, मुंह का नाम भी बोल देते हैं। नंबर 2 इसोफेगस है और एसोफेगस है, ये आपकी खुराक की नाली है जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। फिर आपका स्टमक है जो कि आपकी फूड को स्टोर करता है। फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पोर्शंस हैं, एक ड्यूडिनम है, एक जेजिनम है और एक आइलियम है। उसके बाद आपकी आती है लार्ज इंटेस्टाइन और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पोर्शंस हैं जैसे कि असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन, सीकम, अपेंडिक्स एंड रेक्टम, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शंस हैं। तो ओरल कैविटी से लेकर
और आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक ये सारा एरिया आपका एलिमेंट्री कैनाल है, और ये आपका बेसिक पोर्शन है जहाँ से फूड लाजमी पास करती है और फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और सारे प्रोसेसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अच्छा, फिर हम जो एलिमेंट्री कैनाल के अलावा उस जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ एसोसिएटेड रीजन और ग्लैंड भी शामिल है, यानी कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन हम इनको एलिमेंट्री कैनाल में शामिल नहीं करते। लेकिन ये जो एसोसिएटेड रीजन और ग्लैंड्स हैं ये आपकी फूड डाइजेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जैसे कि आपके एसोसिएटेड रीजन्स और ग्लैंड्स में नंबर 1 आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आपकी ओरल कैविटी में लोकेटेड हैं। नंबर 2 आपका लिवर है जिसको उर्दू में जिगर कहा जाता है, और गाल ब्लडर है जिसको उर्दू में पित्ता कहा जाता है, और नंबर 3 पेंक्रियाज है जिसको उर्दू में लबलबा कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लिवर और गाल ब्लडर ये बाइल रिलीज़ करेंगे, और आपका जो पेंक्रियाज है ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा। तो ये आपके एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये नो डाउट सलाइवा रिलीज़ करेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हमने ओरल कैविटी से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक डिफरेंट हमने पार्ट्स को देखा। अब हमने देखना है कि उनमें से कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन हो रही है। इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि डाइजेशन 2 तरह की हैं। एक तो डाइजेशन है ड्यू टू एंजाइम, इनको केमिकल डाइजेशन कहते हैं, और दूसरी जो डाइजेशन है ये मैकेनिकल डाइजेशन है, जैसे कि फूड को दांतों के दरमियान ग्राइंड करना, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन में शामिल है। आपकी बॉडी में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। जैसे कि नंबर 1 है ओरल कैविटी, आपका माउथ। आपके मुंह में एक एंजाइम रिलीज़ होगा सलाइवा के थ्रू, एमाइलेज, जो केमिकल डाइजेशन करवाएगा, और आपके माउथ में जो टीथ हैं, दांत हैं, ये फूड की मैकेनिकल डाइजेशन करवाएंगे। फिर आ जाता है स्टमक। स्टमक में जो आपका गैस्ट्रिक जूस है ये आपकी केमिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व है, और आपका जो स्टमक के मसल्स हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं, जिसको हम चर्निंग ऑफ फूड कहते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स करवाएंगे, और वो एंजाइम्स कैसे रिलीज़ होंगे, कहाँ से आएंगे, ये आप पढ़ेंगे जब आप पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस पढ़ेंगे। और जो आपका बाइल है ये फैट्स की मैकेनिकल ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। तो ये 3 साइट्स हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होती है, आइदर केमिकल और मैकेनिकल। अब इसमें सबसे पहले आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पोर्शन है वो आपकी ओरल कैविटी है, वो आपका बकल कैविटी है, और आपका माउथ है। अब जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक इंसान की ओरल कैविटी है, और इसको हमने डिफ़ाइन किया कि ओरल कैविटी क्या होती है। तो ये वो कैविटी है विच इज़ बाउंडेड बाय द पैलेट। पैलेट कहते हैं मुंह की रूफ को, छत को, यानी कि अगर आप अपनी ज़ुबान को मुंह के ऊपर की तरफ टच करें तो आपको जो अपने मुंह की छत और रूफ फील होगी वो पैलेट है। टंग आपके मुंह में, टीथ और चीक्स, इन सारी चीज़ों के दरमियान में जो कैविटी बंद है, जो खाली जगह है, इसको हम ओरल कैविटी का नाम देंगे। अब ये जो हमारी ओरल कैविटी है ये डाइजेशन में हमारी किस तरह से हेल्प करती है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी में हमारी बुक कहती है कि ओरल कैविटी के जो फंक्शंस हैं उसमें नंबर 1 फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड। सबसे पहले तो आप जब किसी फूड को खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो इस बात का पता चलाना बहुत ज़रूरी है कि वो फूड खाने के काबिल है या नहीं है। इसको सिलेक्शन ऑफ फूड कहते हैं। अब फूड की जो सिलेक्शन है उसमें आपके मुंह में
सबसे मेन काम फूड की सिलेक्शन का वो आपकी ज़ुबान करती है और आपकी टंग। तो आपकी जो टंग है, ज़ुबान है, ये सेंसरी ऑर्गन है और इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स भी मौजूद हैं। अब इस सेंसरी ऑर्गन कैसे है कि जब आप फूड खाएंगे तो उस खाने की पीस में कोई पत्थर है, कोई बाल है या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है कि जो आप नहीं खाना चाहते, तो आपकी ज़ुबान उसको सेंस करेगी और आपके ब्रेन को मैसेज कन्वे करेगी। इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं आपकी ज़ुबान में, जिसकी वजह से आप इसको अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं। और इसमें जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये आपको फूड का टेस्ट बताएंगे कि वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, या कोई भी जो उसका टेस्ट है वो आपकी ज़ुबान पे कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, वो आपको इसके टेस्ट का बताएंगे। अब फूड की सिलेक्शन सिर्फ ज़ुबान ही नहीं करती, लेकिन ओरल कैविटी में तो सिर्फ ज़ुबान फूड की सिलेक्शन कर रही है, लेकिन ओरल कैविटी के अलावा आप फूड को देख सकते हैं और फूड को सूंघ सकते हैं, यानी कि आपकी आंखें और आपका नाक। ये ओरल कैविटी में तो नहीं शामिल, लेकिन ये फूड की सिलेक्शन में एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। आप फूड को देख सकते हैं वो अच्छी लग रही है खाने में, और स्मेल कर सकते हैं कि उसकी स्मेल कैसी है। फिर नंबर 2 पे आ जाता है ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन, जिसका मतलब है फूड को चबाना और उसको चबा के छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर लेना। तो हमारी जो फूड है वो हमारे जो मोलर टीथ हैं, जो बिल्कुल लास्ट पे हमारे दांत हैं, जिनको आप जो है वो जॉस कहते हैं, बिल्कुल एंड पे जो हमारे दांत हैं जिनसे ज़्यादातर आप च्युइंगम चबाते हैं, तो वो मोलर टीथ हैं, वो असल में हमारी फूड को ग्राइंड करते हैं। अब फूड को चबाते क्यों हैं, ग्राइंड क्यों करते हैं? ताकि फूड का साइज़ छोटा हो जाए और वो इजीली आपकी एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप या खुराक की नाली कहते हैं, उसमें से आसानी से गुजर के आगे स्टमक तक चली जाए। इसके अलावा फूड को चबाने से फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि फूड का सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है कि उसके ऊपर एंजाइम्स आसानी से एक्ट कर सकते हैं और वो उसको डाइजेस्ट करने में उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। फिर फूड की लुब्रिकेशन और फूड की डाइजेशन, ये प्रोसेस, ये जो फूड की लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन का प्रोसेस है, ये आपका सलाइवा करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बच्चे के मुंह से सलाइवा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये सलाइवा है जो कि असल में आपकी फूड को लुब्रिकेट करता है, यानी कि मॉइस्ट करता है, और आपकी फूड को कुछ हद तक डाइजेस्ट करता है। तो ये काम आपके सलाइवा के थ्रू होगा। और सलाइवा की जो सिक्रीशन है, अभी कुछ लम्हात पहले मैंने आपको बताया कि वो आपके एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, उनसे सलाइवा रिलीज़ होता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, कहाँ होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। हमारे 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनको पैराटाइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपकी कान के सामने मौजूद है, यानी कि अगर आप कान वाली साइड पर देखें मुंह के अंदर से, तो आपको नज़र आएंगे पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये भी पेयर की फॉर्म में हैं, ये आपकी जॉस के पीछे मौजूद होते हैं। और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आपकी ज़ुबान के नीचे होते हैं। तो ये टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 पैराटाइड, 2 सब मैंडिबुलर और 2 सब लिंगुअल। तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। जो पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं वो आपकी माउथ के पोस्टीरियर, बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में रिलीज़ होता है, जबकि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं
वो आपकी ओरल कैविटी के फर्श पे रिलीज़ होता है, यानी कि जहाँ पे आपकी ज़ुबान पड़ी हुई है वहाँ पे ये रिलीज़ करेंगे। पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा रिलीज़ करेंगे उसमें ज़्यादातर एमाइलेज एंजाइम होगा। एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है ये अभी आप नेक्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे। जो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनके सलाइवा में एमाइलेज भी होता है और एक थिक सिक्रीशन होती है जिसको म्यूकस कहते हैं। सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स सिर्फ और सिर्फ म्यूकस से भरा हुआ सलाइवा रिलीज़ करते हैं। यानी कि आपने ये समझा कि हर तरह का जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन एक अपनी यूनिक है और ये सारी सिक्रीशंस मिल के आपका सलाइवा बनाएंगे। आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स के अलावा दो और टाइप के ग्लैंड्स भी मौजूद हैं जिनका जिक्र आपकी बुक ने किया। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं बक्कल ग्लैंड। ये बक्कल ग्लैंड्स आपकी जो चीक्स हैं इनके अंदर वाली साइड पर लगे होते हैं बक्कल ग्लैंड्स। ये जो बक्कल ग्लैंड रिलीज़ करते हैं जो सिक्रीशन इनको सलाइवा ही कहते हैं और ये ज़्यादातर इनकी सिक्रीशन में म्यूकस शामिल है। आपकी जो ज़ुबान है, टंग है, ये भी एक ग्लैंड का काम करती है। इससे एक लिक्विड रिलीज़ होता है विच इज़ नॉन एज सीरस लिक्विड और सीरस लिक्विड भी आपका म्यूकस ही है और इसलिए आपकी जो ज़ुबान है वो स्लिपरी रहती है, वेट रहती है इस सीरस लिक्विड की वजह से और आपके मुंह में मौजूद सलाइवा की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी डिटेल्स थी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए। तो अब हम उससे आगे चलते हैं सलाइवा की कंपोजिशन क्या है और वो कंपोजिशन वो कंपोनेंट जो सलाइवा में मौजूद हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट सलाइवा में मौजूद है वो वाटर एंड म्यूकस है। तो नाम से आपको समझ आ रहा है कि जो पानी है वो तो आपकी फूड को मॉइस्ट करेगा, वो आपकी फूड को वेट करेगा और जो म्यूकस है ये आपकी फूड को लुब्रिकेट करेगा, उसकी फ्रिक्शन को ख़त्म करेगा और उसको स्लिपरी बनाएगा। और म्यूकस की जो केमिकल नेचर है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ म्यूकस इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। सोडियम बाइकार्बोनेट सेकंड कंपोनेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके अलावा कुछ दूसरे सॉल्ट्स भी आपके सलाइवा में मौजूद हैं। याद रहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से आपका जो सलाइवा है वो एंटीसेप्टिक होता है, मतलब कि वो जर्म्स को माउथ में ग्रो होने से रोकता है। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो एनिमल्स हैं अगर उनको बॉडी पे कहीं पे चोट लग जाए तो वो अक्सर अपना जो सलाइवा होता है वो अपनी ज़ुबान से अपनी चोट के ऊपर लगा लेते हैं। तो सलाइवा क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है ये जर्म्स को बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे कि सलाइवा में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट का जो असल फंक्शन है वो फूड की पीएच को स्टेबल रखना है। एंटीसेप्टिक फंक्शन करना वो इसका एक एडिशनल फंक्शन है, लेकिन असल काम सोडियम बाइकार्बोनेट का फूड की पीएच को स्टेबल करना है। आपका जो सलाइवा फ्रेश रिलीज़ होगा उसकी पीएच 8 होगी सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से, लेकिन उसके कुछ लम्हों के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के ब्रेक डाउन होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वो पानी में डिज़ोल्व होके एसिडिक कंपाउंड बनाएगी जिसकी वजह से पीएच ड्रॉप कर जाएगी पीएच 6 पे। ठीक है, तो पीएच 6 आपकी होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलीज़ होगी। नंबर थर्ड कंपोनेंट में शामिल है एंजाइम और इसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं और कॉमनली इसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। जो टाइलिन एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है।
जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद स्टार्च और ग्लाइकोजन इनको पार्शियली डाइजेस्ट करके माल्टोज डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये एंजाइम जिसका नाम टाइलिन है इनको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है विच इज़ नॉन एज माल्टोज। उसके बाद हमारे माउथ में फूड पे जो प्रोसेस होना था वो सलाइवा की मौजूदगी में हुआ। अब हमारा अगला काम है उस फूड को स्वेलो करना, स्वेलविंग ऑफ फूड, फूड को निगलना। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो फूड को निगलना है इसमें हमें दो तरह के मसले हैं। पहला मसला ये है कि जब आप फूड को निगलने लगें तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो फूड आपके मुंह से नाक की तरफ ना जाए और वो फूड आपके मुंह से आपकी सांस की नाली, विंड पाइप और ट्रैकिया में ना जाए। ठीक है, तो दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि फूड नाक में ना जाए और फूड आपके जो विंड पाइप है उसमें ना जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा नाक और मुंह के दरमियान में एक ओपनिंग होती है। इस बात को समझने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अक्सर फ्लू के केस में जब आपको नज़ला हो जाता है तो आपका जो नाक है वो म्यूकस से भर जाता है और आपको नाक से सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो फिर आप मुंह खोलकर सांस ले सकते हैं। तो जब आप नाक से सांस लेंगे तो जो एयर है वो नाक से आपके गले में जाएगी और जब आप मुंह से सांस लेंगे तो एयर आपके मुंह से गले में जाएगी। इस बात को करने का मेरा पर्पज़ ये था आपको ये समझाना कि नाक की ओपनिंग भी आपके गले में है और मुंह का भी अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो आपका गला है जिसको थ्रोट कहते हैं। अब इस फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो ब्लू एरो है ये एयर की डायरेक्शन को बता रहा है कि एयर आपके नाक से आपके थ्रोट यानी कि आपके गले में और थ्रोट से आपकी विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में आपकी एयर मूव कर रही है। इस दौरान आपका जो बोलस है यानी कि आपने जो फूड चबाई थी वो फूड एंजाइम के साथ मिक्स होकर बोलस बन गई है और स्लिपरी स्लाइमी फूड वो बन गई है जिसको हम बोलस कह रहे हैं। ये ग्रीन कलर उस बोलस फूड को शो कर रहा है जो उसको आप चबा रहे थे। तो अब ये बोलस अभी आपके मुंह में है जिसको आप चबा रहे हैं और ये ब्लू एरो जो है ये आपकी एयर को दिखा रहा है कि एयर पास कर रही है। अब सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब आपने इरादा कर लिया कि आप फूड को निगलने लगे हैं, जैसे कि आप अगर सारा दिन च्युइंगम चबाते रहें तो आप उसको निगलने का इरादा नहीं करते, लेकिन जब आप कोई और फूड खा रहे हैं तो कुछ सेकंड्स के बाद आप उसको निगलना चाहते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को निगलना चाहते हैं तो उस वक्त आपका जो एयर है इनहेल करना वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि जब आप फूड को स्वेलो करने लगेंगे तो जो एयर है वो कुछ देर के लिए आप उसको इनहेल करना बंद करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर क्या होगा कि आपकी जो फूड को जब आप निगलने लगेंगे तो आप फूड को जब निगलेंगे तो आप अपनी ज़ुबान को ऊपर उठा के पीछे की तरफ पुश करेंगे। तो जब आप ज़ुबान को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो इसकी वजह से दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें मूव करेंगे। याद रहे कि जब आप ज़ुबान को पीछे की तरफ लाएंगे तो इसकी वजह से दो काम होंगे। पहला काम, आपके मुंह में एक मसल आपको सस्पेंडेड नज़र आएगा जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो जब आपने ज़ुबान को पीछे की तरफ किया तो वो जो सॉफ्ट पैलेट है इसने ऊपर आपके नाक वाली साइड पे जो ओपनिंग थी उसको बंद कर दिया। तो सॉफ्ट पैलेट ने आपकी नेज़ल कैविटी की तरफ जो ओपनिंग थी उसको बंद कर दिया। इसका मतलब है कि अब एयर नाक से गले में फ़िलहाल नहीं आ सकती। जैसे ही आपने ज़ुबान को पीछे किया तो एक तो सॉफ्ट पैलेट ने आपके नाक की तरफ ओपनिंग बंद कर दी,
दूसरे नंबर पे ज़ुबान ने पीछे आके आपका ये जो एपिग्लॉटिस था इसके साथ ज़ुबान आके टकराई, तो वो एपिग्लॉटिस इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहली फर्स्ट डायग्राम में ये एपिग्लॉटिस आपको नज़र आ रहा है ये, और सेकंड डायग्राम में आपको जो एपिग्लॉटिस है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ बेंड हो गया। तो जब एपिग्लॉटिस आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ बेंड हुआ है, तो उसने आपकी जो विंड पाइप है उसको थोड़ी देर के लिए पार्शियली क्लोज कर दिया, और इसलिए जो ग्रीन कलर का फूड और बोलस है ये उस एपिग्लॉटिस के ऊपर से डाइवर्ट होके आपकी जो एसोफेगस है, जो फूड पाइप है, ये उसमें चली गई है। ठीक है, और आपकी जो एसोफेगस है इसके शुरू पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको अपर एसोफिजियल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। डायग्राम 3 की लेबलिंग में आपको नज़र आ रहा है कि अपर एसोफिजियल स्फिंक्टर ये पहले बंद था डायग्राम 2 में, और डायग्राम 3 में उसने दिखाया कि वो ओपन हुआ और वो ग्रीन कलर का बोलस आपकी फूड पाइप एसोफेगस में चला गया। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी कि आपकी फूड की स्वेल्विंग और फूड को निगला किस तरह से जाता है। इसको अगर हम फर्दर एक दफ़ा से रिव्यू करें तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको फूड को निगलना, ये आप जब चाहेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब आप फूड को निगलेंगे। तो जब आप चाहेंगे कि आपने फूड को निगलना है तो आपकी ज़ुबान अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, जिसकी वजह से जो बोलस है वो आपके मुंह के पिछले हिस्से में चला जाएगा, और इट इज़ द वॉलेंट्री स्टेज ऑफ स्वेल्विंग, यानी कि ये आपके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में था। अब जब ये वॉलेंट्री स्टेज पूरी हो गई, और कौन सी वॉलेंट्री स्टेज थी, ज़ुबान को ऊपर उठा के पीछे की तरफ लाना, जब ये स्टेज आपकी पूरी हो गई तो अब आप सेकंड स्टेज पर आ गए। ये अब आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपके ज़ुबान के पीछे होने की वजह से जो सॉफ्ट पैलेट है उसने आपकी नाक की तरफ ओपनिंग को बंद कर दिया, और जो आपका एपिग्लॉटिस से कार्टिलेज था वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे चला गया, और उसने आपकी जो विंड पाइप है, जो सांस की नाली है, उसको बंद कर दिया। फिर थर्ड फेज़ में आपका ये जो लेरिंग्स है ये उठ के खुद थोड़ा सा ऊपर होगा। अब उठ के ऊपर होने का मकसद है कि आपकी जो गर्दन के मसल्स हैं ये मसल्स इस लेरिंग्स को उठा के ऊपर को मूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो लेरिंग्स और एपिग्लॉटिस है वो एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएगा। याद रहे कि जो ग्लॉटिस है यानी कि आपके विंड पाइप का जो सुराख है जहाँ से एयर गुजर रही है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। तो वो जो ग्लॉटिस है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो इतना तंग हो जाएगा और ऊपर से उसको एपिग्लॉटिस कवर कर देगा, और जो ग्लॉटिस है वो पार्शियली क्लोज होगा, यानी कि कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैक हो जाएगा, बल्कि वो पार्शियली क्लोज होगा, लेकिन इतना क्लोज ज़रूर हो जाएगा कि वहाँ पे आपकी विंड पाइप में ना तो फूड जाएगी ना तो उसमें कोई लिक्विड का ड्रॉप तक जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस ऑफ स्वेल्विंग था जो कि आपने सीखा।